के हमारे YouTube के चैनल के कार्यक्रम रूबरू में आज आपसे मुलाकात कराते हैं भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर संजीव पाजोशी जी से। आपसे आज उन सवालों पर बात होगी, उन अनछुए सवालों पर बात होगी जो अभी तक आवाम के सामने नहीं आ पाए हैं, और उन अनछुए प्रश्नों पर भी आपसे बात होगी जो अब तक आपसे अछूते रहे हैं। आइए आज पुनः एक बार एक शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होते हैं। मेरे साथ हैं भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय डॉक्टर संजीव पाजोशी जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने उड़ीसा से दिल्ली तक का सफर तय किया, बड़ा संघर्ष रहा होगा इस यात्रा में। आपने जब जिस तरह से बचपन में बच्चा सोचता है उस तरह से क्या कोई सपना था आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का, या स्थितियां बनती रही? जी, एक्चुअली उड़ीसा का निवासी हूँ और वहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ा था, हॉस्टल में रहा था। और उसके बाद जब 12th करने के बाद ऑब्वियसली आजकल उस टाइम में भी जमाने में एक था कि सब इंजीनियरिंग मेडिकल जाए जी, तो हम भी इंजीनियरिंग में आ गए। और उस टाइम हम NIT नागपुर में जब एडमिशन लिए जी, तो 4 साल का तो कोर्स रहता है। हमारा ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रिकल है जी। और वो अच्छा सब्जेक्ट मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मोस्टली मैथमेटिक्स होती है और फिजिकल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। इंजीनियरिंग करते वक्त हमें कोई ज़्यादा इतना जानकारी थी नहीं, क्योंकि उस टाइम ये गूगल इंटरनेट का संविधान था नहीं जी। जो न्यूज़पेपर पढ़ते थे और लाइब्रेरी में जो पढ़ते थे, तो उस टाइम जो पढ़ाई का सब्जेक्ट करने में तो टाइम निकल जाता था और ज़्यादा दूसरों का भाव सोचा नहीं था। कभी कोई अपना कॉलेज में भी कोई ऐसा माहौल नहीं था कि जो कुछ अलग अलग तरीके से कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें और कुछ करें। जी। उसके बाद हमने इंजीनियरिंग करने के बाद जनरली कैंपस सेक्टर में हो जाता है। हमारा हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड में हुआ था, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव टाइप हुआ था जी। तो उसने ज्वाइन किए। तो उसके बाद प्राइवेट का नौकरी में जो होता है संघर्ष होता है, तो हमने किया, क्योंकि अलग अलग देहरादून में हुआ, कलकत्ता पोस्टिंग हुई, उसके बाद राउरकेला पोस्टिंग हुआ। ये जो इंजीनियरिंग की, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ कि इंजीनियरिंग आपने कब कंप्लीट की वहाँ से? हमने 86 में कंप्लीट किया। उसके बाद 1 साल हमने रहे, मतलब 6 महीने 7 महीने रहे जी। उसके बाद हमने एक्चुअली जो प्राइवेट, मेरे को उस टाइम लगा कि नौकरी तो ठीक है लेकिन पढ़ाई करना चाहिए आगे जी, क्योंकि ग्रेजुएशन बीटेक जो बोलते हैं ना, वो ज्यादा काफी नहीं था, मेरे को महसूस हुई। उसके बाद मैंने अप्लाई किया एमटेक के लिए जी। तो एमटेक में IIT कानपुर में मैंने एप्लीकेशन डाली थी और कॉल आ गया मेरे को जी। तो IIT कानपुर में वो तो है जनरली गेट बोलते हैं, गेट का क्वालिफाई होता है। मेरा ऑलरेडी एक था क्वालिफिकेशन, उसमें मार्क्स थे जी, लेकिन कानपुर में अलग से इंटरव्यू, अलग से टेस्ट भी लेते थे जी। तो हमने सडनली उस टाइम तो कोई ऐसा लेटर में आता था कॉल, हम सडनली देखा तो भागे, वो ट्रेन में भागे और पहुंचे, बड़ी मुश्किल से पहुंचे उस टाइम, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई नहीं जी। और गर्मी थी उस टाइम क्योंकि जनरल एडमिशन जून जुलाई में होता है। तो पहुंचे कानपुर, हम पहले गए भी नहीं थे तो वहां पे बड़ा मुश्किल हुई ढूंढना, लेकिन हिंदी की जानकारी थी क्योंकि नागपुर में पढ़ते थे जी जी। तो उसके बाद थोड़ा सा बाहर, घर से बाहर निकले तो होम सिक नहीं था, तो जानकारी थी, अलर्टनेस था, जनरल अवेयरनेस थी हमारा जी। तो कानपुर जब पहुंचे वहां पे टेस्ट दिए, मेरा रिटन टेस्ट में अच्छी सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में अच्छी सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आ गया कि आप एडमिशन ले लो, हमने तो एडमिशन ले ली तुरंत, क्योंकि कानपुर में तो तुरंत स्पॉट सिलेक्शन वगैरह करा देते हैं जी। उसके बाद मैं जब आया वापस, मेरे को अभी भी याद है कि मेरे का जो ACL का एक मेरा बॉस था जी। उसने मेरे खूब डांटा खूब जोर से डांटा, जैसा मेरा कोई बड़ा गुनाह कर दिया कि मैं एमटेक जा रहा हूँ और कहीं पढ़ने जा रहा हूँ तो बोले छोड़ के जा रहे हो, मैं बोले मैं एमटेक करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा भी पढ़ने को आपने यंग होते तो नया, बिल्कुल जिज्ञासा होती है कि आगे बढ़ने की। एकदम यंग थे बिल्कुल। तो हमने, लेकिन समाओ पता नहीं मेरे को, मैं चुप रहा ज्यादा क्योंकि बॉस को और वापस कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं है जी। उसके बाद मैंने रिजाइन तो कर ही दिया और ज्वाइन किया जी। जब एमटेक गया तो एक नया विंडो ओपन हुआ, क्योंकि मैं देखा हूँ कुछ जगह क्या होता है, कभी कभी ग्रेजुएशन हम सोचते काफी है लेकिन है नहीं जी, क्योंकि जो पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम करिकुलम होता है उसमें कुछ नई चीज सीखना पड़ता है जी। और एमटेक में स्पेशली हमको तो स्टाइपेंड मिलता है, पेरेंट्स से डिपेंडेंस करना होगी। और दूसरी बात है कि हम लोग जब एमटेक करते वक्त, क्योंकि एक कोर्स वर्क तो करते ही करते थे जी। उसने सडनली माहौल हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वहां पे माहौल थी
जी, मुस्तान कॉफी। तो जी। हमने पहले तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जो यूपीएससी का होता है हाँ। उसने दिया, उसमें हमारा ऑल इंडिया रैंक 21 आया और उसमें हम लोग इंडियन रेलवे सर्विस में क्वालिफाई कर गए। अच्छा, इससे जो आपकी जो 91 की जो आप आईपीएस की सेवा के हैं केला कैडर के, उससे पहले आपने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को भी क्लियर किया। यस यस जी जी। हमने किया था। उसके बाद रेलवे में भी कुछ दिन रहे, इंडियन रेलवे सर्विस जो क्लास 1 सर्विस होता है उसमें भी कुछ दिन रहे जी और उसका उसी कंकरेंटली हम सिविल सर्विस के भी एग्जाम तैयारी करते थे, देते थे। जी। लेकिन सिविल सर्विस का है कि काफी बड़ा दायरा है, बहुत लोग कम्पीट करते हैं, उस टाइम भी 5-7 लाख कम्पीट करते हैं, बहुत ही गिने चुने लोग सिलेक्ट होते हैं, तो 1-2 अटेम्प्ट लगता ही उसमें। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लकी हैं कि बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो, तो लेकिन हम थोड़ा मिडिल लेवल के हैं ही। तो उसके बाद संघर्ष करते हम लोग एमटेक कंप्लीट किया। उसके बाद हम रेलवे में ज्वाइन किया। रेलवे ज्वाइन करने में स्टेटस बन जाती है क्योंकि क्लास 1 सर्विस था, तो उसके बाद एक पेडेस्टल बन जाता है। तो मैं इस युवा को भी सब करूंगा कि डेफिनेटली आपका एक पेडेस्टल प्लेटफॉर्म बनाइए जी, क्योंकि हर जगह आपको सफलता नहीं मिलता, लेकिन डेफिनेटली 3-4 आप कोशिश करेंगे तो एक में डेफिनेटली सफलता मिलेगा। तो आगे फिर आगे बढ़ते रहिए, लीप फ्रॉग करिए उसी प्लेटफॉर्म से। जैसे बोलते हैं कि एक स्प्रिंग आपका पैर में नीचे हो जाए तो जंप करना आसान होता है जी। और दूसरी बात है, हम जब सिविल सर्विस दिए, क्वालिफाई किए, हमने तो 90 एग्जाम में भी क्वालिफाई कर दिया था। लेकिन जब ज्वाइनिंग होता 91 में तो मसूरी में ज्वाइन किए, तो मसूरी में ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद हैदराबाद आए, ट्रेनिंग कंप्लीट किया जी। उसके बाद हमारा उसका कार्डर अलॉटमेंट होता है कि राजीव गांधी टाइम का आपको याद है कि वो जो ऑल इंडिया इंटीग्रेशन का कंसेप्ट रहा कि रैंडमाइज कार्डर अलॉटमेंट करेंगे, ऑप्शन नहीं देंगे, तो हमको केरला कार्डर मिला। कोई बात नहीं, साउथ इंडिया में पहली बार देख रहे थे, केरला में भी गए हम, बड़ा अच्छा रहा क्योंकि अच्छा होता है कि अपना होम स्टेट से बाहर जाना होता है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत नया लैंग्वेज मैंने सीखा, मलयालम अच्छी तरह सीखा। तो उसके बाद वहाँ पे लोकल का जो साउथ इंडियन एक लैंग्वेज सीख गए तो सारे लैंग्वेज समझ में आता है, एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद हम मलयालम एग्जाम में भी टॉप किया, हमको केरला गवर्नमेंट को एक मेडल ट्रॉफी मिला था मलयालम एग्जाम का, तो हमको एडवांस इंक्रीमेंट भी मिला उसमें। तो 2 इंक्रीमेंट देते हैं जो पहले एग्जाम क्लियर करता है, तो मेरे को ये फायदा हुई थी। और दूसरी बात है, केरला में जो है लोकल सोसाइटी में जो मिलना जुलना और अलग फ्रेंडशिप होता है, ये दूसरे स्टेट जाना था। ओडिशा पैदा हुए तो हमको फ्रेंड्स और रिलेटिव सब लोग हैं, दूसरे स्टेट में रहना और वहाँ पे भाषा कल्चर सीख के कुछ नए हिस्टोरिकल प्लेस देखना, अलग अलग जगह, वहाँ की सभ्यता संस्कृति से रूबरू होना, नए लोगों से मिलना, फिर लोग घर से बाहर जी। तो ये बहुत बड़ा आजा मेरे को, थोड़ा एडवेंचरस लगा, क्योंकि ये आम आदमी में एडवेंचर का कंसेप्ट होना चाहिए, थोड़ा नया सोसाइटी में मिंगल होना, कि नया सोसाइटी को कुछ सीखना, लैंग्वेज सीखना, कि और कुछ उनका हिस्टोरिकल प्लेस घूमना। और ये मेरा शुरू से ही था, मैं काफी घूमता था जी, लेकिन एक मजा आया मेरे को, उसमें कोई दोहरे बात नहीं है। और दूसरी बात है कि और एक चीज मैं देखा कि आप जो अपने स्टेट से दूसरा स्टेट जाते हैं जी, नॉर्मली आपका बारे में एक बड़ा सत्यता आपके साथ जाता है, क्योंकि आप बाहर का लोग आपको कोई ऐसा कोई पार्टीशन की कोई बायस नहीं समझते हैं, कोई इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल समझते हैं। ये मैं देखा हूँ, तो ये मेरा बड़ा एडवांटेज रहा केरला में, क्योंकि हम उड़ीसा के, उड़ीसा का रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो तो केरला में थे नहीं, हम अकेले थे। तो भले कभी कभी लगता था कि बड़ा तकलीफ हो रही है, लेकिन ये जो ये आपका जो रेपुटेशन, बड़ा इम्पार्शियल रेपुटेशन और अच्छा इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, वो बहुत कभी को फायदा देता है जी। और इसी चक्कर में मेरे को कुछ पोस्टिंग भी ऐसी मिली है, मैं उसका रियली मतलब सदुपयोग कर पाया जी, क्योंकि आप सब डिवीजन पोस्टिंग, मेरा जो फर्स्ट सब डिवीजन पोस्टिंग हुआ तो बहुत बड़ा सब डिवीजन था, मतलब वो एकदम एक एंड से दूसरे एंड 200 किलोमीटर था जी, पॉपुलेशन बहुत थे, त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, तो बड़ा मुश्किल सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं? त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल केरला में आता है जी। तो बहुत बड़ा सब डिवीजन था, तो मैं रियली काफी व्यस्त रहता था, काफी अलग अलग इश्यूज होते थे, अलग अलग लोगों, नए लोगों को समझना, उनकी लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज के अंदर भी फिर बोलियां हैं, उनको उस तरह से समझना बहुत बढ़िया होता है। फिर दूसरी बात, कभी कभी नुआंसेस समझ नहीं आता है, क्योंकि जो लोकल व्यवहारिक है वो अलग होता है, बिल्कुल उसको थोड़ा मुश्किल होता है। केरला मल्टी रिलीजन सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी भी है जी, तो वहाँ पे एक अपना बैलेंस करके लोगों के साथ बात करना, मैं उस टाइम बड़ा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि जब आप उनका लैंग्वेज बोलते हैं तो लोग पसंद करते हैं।
मैं देखा हूँ really। टच होता है, एक तरह से टच होता है। वो लगता है कि देखो वहाँ के हैं मूल निवासी और हमारी भाषा को, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से टच हो रहे हैं जी। और वहाँ पे ऐसा रिलीजन है, 3-4 रिलीजन है। मैं तो कोई भी पब्लिक स्पीच देता हूँ तो मैं रिलीजियस ग्रीटिंग करता हूँ जी। कि सर्वे सुखिनो भवन्तु, अस्सलाम वालेकुम, हाँ, कि गुड मॉर्निंग क्रिश्चियन में जो बोलते हैं तो लोग जी, जी। पसंद आता था, बोलते हैं कि यार हमारा बिल्कुल, लैंग्वेज बोलता है और हमारा जो कल्चरल का और रिलीजन का जो ग्रीटिंग्स है तो हम्म। ये हुआ। दूसरी बात, मेरा एक आदत बन चुकी है, मैं जहाँ पे जो उस टाइम तो अभी कोरोना में तो नहीं है हाथ शेक हैंड करना, उस टाइम शेक हैंड करता था काफी। बिल्कुल मैं जहाँ पे सबनेट जाऊँ कि कोई पब्लिक जाऊँ तो कभी कभी न्यू ईयर में जाता था रात को 12 बजे के बाद, जी। तो काफी मैं उस दिन 1000-2000 सेकंड करता था। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। लोगों को बड़ा मजा आता, मेरे को अच्छा लगता था कि बिल्कुल, मिले, थोड़ा बिल्कुल। बहुत आते थे ऑफिस में जो भी है। और एक मेरा अलग तरीके से मैंने जो पीपल फ्रेंडली इनिशिएटिव किया था। और एक बार मैं कालीकट पोस्टिंग के बाद जब मैं दिल्ली आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेपुटेशन में आया था, तो वहाँ पे पीपुल्स कमिश्नर और ट्रांसफर बोल के लिखा था मेरे बारे में। अच्छा। सारे मीडिया ने, अच्छा, हिंदू अच्छा। पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब लिखे थे। जी। तो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जिंदगी में कोई होता हो भी नहीं सकता, नहीं। बिल्कुल। क्योंकि सारे मीडिया ऐसे मेरे को कोई का जो पदवी दिया था कि पीपुल्स कमिश्नर, मैं कमिश्नर पुलिस था कालीकट में। जी, जी। तो ये बड़ा मेरे को अच्छा लगा। और दूसरी बात, मैं अलग अलग पोस्टिंग में रहा, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग में रहा। और जब मैं डेयरी सेक्टर में था, कोई मैं डेयरी नॉलेज का था नहीं कि एनिमल हस्बेंड्री की, पशुपालन बारे में ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं थी। लेकिन भले स्ट्रगल किया, लेकिन मैं 1 साल का अंदर जो 5 साल से लॉस चल रहा था उसको प्रॉफिट कर दिया। बिल्कुल। तो उसके बाद प्रॉफिट होने के बाद अभी वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कोई चीज सडनली ब्रेक होने के बाद उसको सही संभालना और आगे बढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, वो आगे भी उनको भी प्रेशर आ रहा है कि भाई इसको अब दोबारा लॉस नहीं जा सकता है। हाँ, एक बार हो गया, एक बार हो गया तो भाई पहले ये सेटअप हो गया तो अब नीचे नहीं जाना नीचे चाहिए। जाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, मैंने शिफ्ट हुआ फिर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में, सीएमडी, वहाँ पे भी 30,000 एम्प्लॉइज हैं, डेली मिलना काफी लोगों को। मैं सारे वर्कशॉप विजिट करता था वहाँ पे। यही मेरा आदत सेकंड करना है कि मेरा अच्छा ये जो आप आदत बता रहे हैं बिल्कुल आदमी को बिल्कुल नजदीक से जोड़ती है, बिल्कुल नजदीक से जोड़ती है। मुझे ऐसा लगता है सर कि व्यक्तिगत रूप से कि आदमी के अंदर के दम को भी मारती है, बस सही है जो मुझे लगता है। तो और एक भी देखा था मैंने, क्योंकि जो हम सीएमडी होते हैं, कभी कभी काफी लोग सोचते हैं भाई ये तो अपने रोड ट्रांसपोर्ट की बस में। मैंने एक बार खुद ही बैंगलोर से त्रिवेंद्रम ट्रैवल किया अपने ही बस में। तो काफी लोगों को इनिशियली पता नहीं था, लेकिन ड्राइवर का रूट पता था। जी, जी। तो जनरली लॉन्ग रूट बस क्या करते हैं, रास्ते में, बीच रास्ते में, रात में कभी ढाबे में करते हैं चाय पानी और खाना। तो मैंने जब उतरा तो पहले पैसेंजर को पता नहीं था मैं कौन हूँ, लेकिन शायद उन लोग ड्राइवर कंडक्टर बॉडी लैंग्वेज पूछा भाई कौन है, तो ये बताया कि हमारे सीएमडी साहब हैं। तो फिर काफी पैसेंजर साहब आगे बोले कि मैं तो इतना साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, संभवतः शायद पहली बार भी ऐसा होगा कि जो इस लेवल का ऑफिसर्स, जो सीएमडी लेवल का ऑफिसर जिसके अंदर में 30,000 एम्प्लॉइज हैं, वो पहली बार उसी बस में सफर कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है संभवतः पहली बार रहा होगा शायद। किए होंगे, लेकिन मेरे को तो उस टाइम लगा पड़ा इस तरह के, जब हम जो मैनेजर लेवल में खुद ही ना ट्रैवल करेंगे, समझ में आता तकलीफ क्या है पैसेंजर्स का। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, महसूस करना बहुत जरूरी है। और लोगों को भी थोड़ा बहुत आता है कि भाई हमारे साथ साथ चल रहा है, तो हम भी थोड़ा बहुत तकलीफ हो तो उसको स्वीकार कर ले, होता है। तो ये मैंने 2-3 जो अपना उदाहरण दिए हैं कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया जी। और दूसरी बात, पालघाट डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्टिंग था, तो शायद मैं ये अपना पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम हमारा तनख्वाह बहुत कम होते थे, लेकिन एक उद्योगपति मेरे को 25,000 का कैश घूस देने की कोशिश की। अच्छा। क्योंकि कुछ काम निकलवाने के लिए। जी जी। तो मैंने उसको तुरंत बोला भाई ये बहुत बड़ा गलती की है, हम ऐसा आदमी नहीं है। मैं उसको अरेस्ट करवाया और उसके अगेंस्ट में केस दायर करके वो पूरा एक सबक सिखाया उसको कि आगे से वो ऐसा साहस ना करे किसी और के साथ। और ये मेरा नाम उस टाइम असेंबली चल रहा था, स्टेट असेंबली। तो असेंबली में जनरली अपोजिशन सरकार को गाली देता है कि निंदा करता है कि भाई करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो मेरे को अभी भी याद है, माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम के असेंबली बोले, मेरा नाम लेके बोले देखिए हमारे सरकार के एक ऑफिसर जो घूस देने वाले को अरेस्ट कराया है, तो सरकार में कहाँ अपना करप्शन है। बिल्कुल सरकार बहुत अच्छी तरह का चल रहा है। तो उसके बाद ये हुआ था, मीडिया भी काफी हाईलाइट किया मेरे को। अच्छा, गुड सर्विस एंट्री बोलते हैं, हमारा सर्विस में मिला था जी। और काफी पालघाट का डिस्ट्रिक्ट और बाकी भी लोग काफी समझ गए भाई ये ऐसा, मतलब थोड़ा सा सच्चाई में, ऑनेस्टी में विश्वास रखता है। ऑब्वियसली मैं नहीं कहता हूँ कि करप्शन कम हो गया, 100% जीरो, लेकिन करप्शन कम हो गया, क्योंकि सीनियर लेवल में जो इस तरह का एग्जांपल देंगे तो ऑब्वियसली करप्शन हो जाता है। जो इंडिया सोसाइटी अपनी काफी जैसा
हर ऑफिस में हर जगह में ये घूसखोरी और कुछ ना कुछ गलत तरीके चल रहा है। डेफिनेटली मेरे टाइम में मेरे को संतोष है कि ऐसा एक्शन होने के बाद डेफिनेटली बिल्कुल कम हुआ होगा। इस चीज का बहुत प्रभाव भी पड़ता है जब आप जमीन पर जुटकर काम करते हैं और लोगों से बिल्कुल प्रॉपर मिलते हैं। इस चीज का सर बिल्कुल जमीनी प्रभाव होता है। इसी बीच एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा था कि अपनी 1991 से लेकर अब तक की जो आपकी पोस्टिंग रही है, ट्रांसफर रहे हैं, काफ़ी जगह आपने देखा है और बहुत सारी जगह चर्चा भी आपके कामकाज की हुई है। आप मुंबई फिल्म से भी जुड़े हुए रहे हैं। हाँ, मेरे को एक सौभाग्य हुआ था कि मैं जब एक केरला फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर है जी जी, उसका भी एमडी रहने का, मैनेजिंग डायरेक्टर रहने का सौभाग्य मिला है जी। तो उस टाइम जब रहा तो मेरे को एक फिल्म मेकिंग का एक अलग तरीका समझना है। फिल्म खाली शूटिंग फिल्म नहीं होती है, उसका बिजनेस मॉडल भी है। बिल्कुल, क्योंकि अब कोई फिल्म शूटिंग करता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जाता है, वो खाली फिल्म शूटिंग और कोई वो एक्टर्स का एक्टिंग को नहीं करता है, और भी डिपेंड करता है। सपोज कोई खाने का कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसका लाइटिंग का स्पॉट बॉयज हुआ, कैमरा का आजकल किराए में लेते हैं, कैमरा नहीं करता कोई, तो कैमरा का सप्लाई सिस्टम हुआ, उसका मैन पावर जो होता है उसको सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होती है। दूसरी बात, आजकल जो टेक्नोलॉजी चक्कर में आजकल डिजिटल हो गया जी, तो डिजिटल में बहुत आसान होता है एडिटिंग, और उसका बाद वो साउंड मिक्सिंग बहुत आसान होता है। पहले तो फिल्म होता था, बहुत कॉस्टली होते थे जी, फिल्म डेवलप करना, तो ये फिल्म मेकिंग में काफी चेंज हुई है जी। और ऑब्वियसली एक और आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू हो गया। उस टाइम भी थोड़ा थोड़ा शुरू हुए थे, मैं जब था, लेकिन आजकल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म, कोरोना में ओवर द टॉप जो बोलते हैं, तो उसका प्लेटफॉर्म चक्कर में आजकल जो नेटफ्लिक्स आप देख रहे हैं, ये एक अलग सा फिल्म का एक पूरा गेम चेंजर हो गया। जी जी, गेम चेंजर हो गया। और दूसरी बात है, फिल्म में डेफिनेटली एक्टिंग टैलेंट का युवा लोग समझ रहे हैं, खाली एक्टिंग है तो फिल्म में आ सकता है, ऐसा नहीं है जी। क्योंकि उसका साउंड सिस्टम होता है, उसकी जो टेक्निकल जो चीजें होती हैं, टेक्निकल डिजिटल सिस्टम होता है, उसको सपोर्ट करना को, ये काफी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। बिल्कुल, तो युवा लोग सोचना चाहिए, क्योंकि ये टैलेंट जब कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है तो करना चाहिए। मैंने काफी देखा हूँ कि लोग प्रोफेशन में आ गए और एक्स्ट्रा टैलेंट डेवलप नहीं करते हैं, बोलते हैं हमारा काफी है, लेकिन जरूरी नहीं है, अलग अलग सीखना चाहिए। दूसरा डॉक्टर साहब, आपसे इसी बीच एक और सवाल मेरे जहन में है। जैसे आप उड़ीसा मूल के हैं, संघर्ष सभी के साथ होता है, जाहिर सी बात है संघर्ष आपके साथ भी रहा है कि कोई इतने दूर से इस स्तर पर आकर ऐसे खड़ा नहीं हो जाता। ये संघर्ष है, इससे कोई दो राय नहीं है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से उड़ीसा की छवि रही है कालाहांडी के बारे में या और अन्य क्षेत्र के बारे में, उससे सुदूर एक और छवि है कि भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जैसे कि बीच बीच से हम लोग चर्चा करते रहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानी रहे हैं हमारे सुरेंद्र साईं जी रहे हैं, और एक 12 साल के वीर बालक रहे हैं बाजीराव जी। तो मेरा अपना कहना है आपसे, और हमें अभी रूबरू के इस कार्यक्रम के दर्शकों की तरफ से भी आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जो उड़ीसा के हमारे जो लोग हैं, जहाँ के आप मूल निवासी हैं, वहाँ के जो साहित्यिक लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, या किसी भी क्षेत्र के जो मूल लोग हैं, उनका दिल्ली में उनके नाम से कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे दिल्ली में अगर आप आरकेपुरम जाएं तो वहाँ मोती बाग में उड़िया भाषा के प्रबुद्ध साहित्यकार हैं फकीर मोहन सेनापति, उनके नाम पर, हाँ, फकीर मोहन सेनापति जी के नाम पे एक रोड का नाम है। हौजकास में जगन्नाथ मंदिर है, उसके रोड का नाम है। इसी तरह जिस तरह की वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, बाजीराव जी हैं, जिनको ये माना जाता है इतिहास के मुताबिक कि 12 साल की उम्र में वो शहीद हो गए, या सुरेंद्र साईं जी, तो इनके नाम पर भी देश की राजधानी में कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो अपना उड़ीसा जो था, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, उड़ीसा, बंगाल, बिहार को कैप्चर करके अपना साम्राज्य बनाया जी। वहीं से ब्रिटिश का जो राज हुआ था इंडिया में टोटल जी, तो ऑब्वियसली ये तीनों राज्यों ब्रिटिश का जो अधीन बहुत ही गरीब हो गए जी। क्योंकि आपको पता होगा कि 1865 में ग्रेट फेमिन हुई थी। हाँ, सबसे बड़ा मतलब लोग काफी मारे गए, खाना नहीं मिला, जो भी है। ब्रिटिश का ये बोलते हैं कि ब्रिटिश जानबूझ के कराया, क्योंकि ये 1857 में जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर बोलते हैं, सीपियो मिटनी, ये लोग काफी शामिल थे जी, तो उसकी पनिश करने के लिए ये करवाया। तो बोलते हैं, अमर्त्य सेन अपने बुक में लिखे कि ये मैनमेड डिजास्टर था, कोई खाने का कमी नहीं थी। लेकिन और दूसरी बात हुआ कि जब उड़ीसा 1936 में पहला ही एक लिंग्विस्टिक बना, जो ब्रिटिश लोग अपना
उड़ीसा को रिवार्ड देते हैं। जी फैक्चुअली हिस्टोरिकली कभी कभी ज्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन हो सकता है साइमन कमीशन आया था जब जी उड़ीसा का लोकल लोग सपोर्ट करने लगे, भले वो सारा भारत में उसको विरोध करते थे, गो बैक साइमन बोले जी जी तो उसका उड़ीसा को रिवार्ड दिया, तो 1936 1 अप्रैल को उड़ीसा स्टेट बन गया। जी और उसमें उत्कल, कलिंग और कौशल 3 प्रांत जो थे जी और उड़ीसा का नाम बना है, वहाँ पे उड्राइट ट्राइब थे, तो उसी के नाम पे उड़ीसा बना। जी जी तो उड़ीसा अलग से ही ओडिया लैंग्वेज अलग से ही है, उसको क्लासिकल स्टेटस भी मिले 3-4 साल पहले। तो एक लैंग्वेज और हमारा जगन्नाथ मंदिर कल्ट है और बाकी जो प्रांत है अलग अलग तरीके से होते हैं। एक तो मानना पड़ेगा कि हमारा उड़ीसा का एक कलिंग वॉर था, मेरा जैसा रिसर्च में था, 326 बीसी जो किंग अशोक अटैक किए, उसी टाइम 1 लाख मर गए थे जी, मतलब आदमी लोग, बिल्कुल, और 1 लाख इंजर्ड हो गए। तो ऑब्वियसली जो मेन जो टैलेंट जीन्स है वो खत्म हो गया था उस टाइम कितना पॉपुलेशन होगा, बहुत कम होगा, 26 बीस, आज 4 करोड़ पॉपुलेशन, तो वहाँ पे आज लाखों में होंगे। उसके बाद जो रह गए वो आदिवासी बन गए, क्योंकि सब जंगल में छुप गए, डर के मारे होता ही है, युद्ध के बाद पराजय होने के बाद वो चले आते हैं। तो ये उड़ीसा का हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे तो ये एक रही है, लेकिन फिर भी टैलेंट्स काफी उभरे, जैसा मधुसूदन दास रहा, मॉडर्न आर्किटेक्ट बोलते हैं अपना मॉडर्न उड़ीसा का, और काफी कवि सम्राट उपेंद्र भंजो कवि हैं, गंगाधर मेहर हैं, काफी अपना बाजीराव जो 12 साल में ब्रिटिश का लड़ाई करके शहीद हो गए थे, और वीर सुरेंद्र साय भी हैं। जी जी, तो ये बहुत अलग अलग हैं, लेकिन डेफिनेटली हम नेशनल फोकस में अभी भी नेशनल फोकस उड़ीसा का है काफी जी। और जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में, क्योंकि हो सकता है उस टाइम जो उड़ीसा वासी थे शायद मिस आउट हो गया होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जी। डेफिनेटली आप ऑलरेडी 2-3 जगह में रोड का नाम भी है जी, स्टेच्यू लगाने की, और उड़ीसा कम्युनिटी, और यहाँ पे दिल्ली में उड़ीसा कम्युनिटी काफी वाइब्रेंट कम्युनिटी है। इसी बीच एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको रोका डॉक्टर साहब, जैसे अभी मेरी आपसे चर्चा चल रही थी कि हम सभी का मत है दिल्ली सभी की है, देश की राजधानी सभी का समान रूप से हक है। मैं कोई विरोध या पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वो अगर आप थोड़ा सा तुलना करेंगे तो ऐसा पाएंगे कि जो दिल्ली के आसपास, मैं विवादित प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन एक कॉमन प्रश्न पूछ रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया के जो स्वतंत्रता सेनानी है या पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ये राजधानी का प्रभाव रहा होगा, वो उंगलियों पर आते हैं। जबकि मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि उड़ीसा या उत्तर के दक्षिण भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हम उतना अच्छी तरह से नहीं जानते। तो मेरा अपना कहना डॉक्टर साहब था कि उनके ऊपर भी देश की राजधानी में काम होना चाहिए, उनके ऊपर उनके नाम से रोड के नाम होना चाहिए या उनके स्टैचू होना चाहिए, जिससे कि भारत का जन जन का बच्चा उनके बारे में जाने। ये तो आपने देखा होगा, ये 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की सिपाही में जो भी है, उसके बाद ब्रिटिश का एक डिजाइन था जी, क्योंकि जितना ब्रिटिश अगेंस्ट में जो किए थे उनको नॉन मार्शल क्लास डिक्लेयर किया, और उस टाइम जिस लोग ब्रिटिश को सपोर्ट किए ये इसको दमन करने के लिए, उनको मार्शल क्लास डिक्लेयर किया जी। तो उस टाइम ही डिवाइड करने को शुरू हो गया था, क्योंकि नॉन मार्शल क्लास करो, नॉन मार्शल को आर्मी में और बाकी में एंट्री नहीं होता था, मार्शल क्लास को काफी एंट्री में हुई। तो ये शुरू हुई और वो सिलसिला चलता रहा। इंडिपेंडेंस टाइम में भी जनरली क्या होता है, प्रॉक्सिमेट एरिया का एक बड़ा महत्व रहता है, क्योंकि दिल्ली नॉर्थ इंडिया में रहा, बिल्कुल ऑब्वियसली, जैसा ये साउथ का भी कंप्लेन है कि दिल्ली नॉर्थ में अगर हमको ज्यादा पहुंच नहीं है, हो सकता है उड़ीसा का, अब तो होना चाहिए, अब तो धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लुएंस दिल्ली में भी काफी 10 लाख 15 लाख उड़िया पॉपुलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कई बार डॉक्टर साहब इस बारे में मांग भी उठती है कि मैं फिर एक बार बीच में आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, कि दिल्ली में के आसपास, दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में यानी आसपास लगभग 15 लाख से ज्यादा उड़िया मूल के लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन अब हम एक इसी के साथ एक हमारा मिलता जुलता प्रश्न है कि दिल्ली सरकार की अपनी अकादमी है, भोजपुरी अकादमी है, मैथिली अकादमी है, सिंधी अकादमी है, संस्कृत अकादमी है, हिंदी अकादमी है, कुमायूं अकादमी है। कई बार आप उड़ीसा के बहुत सारे संगठनों ने, जैसे विजयनी फाउंडेशन है या आपके आरओपी वाले फाउंडेशन है, बहुत सारे फाउंडेशन ने कई बार समय समय पर मैं ये मांग रखी है कि जिस तरह 15 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के आसपास और दिल्ली में रह रहे हैं उड़िया मूल के, इनकी भाषा के लिए भी एक उड़िया अकादमी होनी चाहिए। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं और आप इसमें आगे क्या करना चाहेंगे? इसमें दिल्ली में आप देखिए, उड़ीसा कल्चर और जो आइडेंटिटी प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर काफी हैं, जैसा हज का स्वागत है, नगर
पसंद बिहार में है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, भिवाड़ी में है, नोएडा में भी है। तो ये एक जगन्नाथ कल्चर, वो एक मंदिर कोई ऑल्सो एक असेंबली पॉइंट होता है उड़िया पब्लिक के लिए। वहाँ पे काफी कल्चरल आइटम्स होते हैं जी। जगन्नाथ का जो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जो भगवान है उनका पूजा होते हैं, और अलग अलग कल्चरल और रिलीजियस फंक्शन भी होते हैं जी। दूसरी बात, उड़िया एक है हमारा यहाँ पे जो बच्चों को उड़िया पढ़ाते हैं जी, क्योंकि उड़िया लैंग्वेज काफी एंशिएंट है, क्लासिकल है, तो काफी उसका प्रमोट करने के लिए तो उड़िया भाषी भी काफी बोलते हैं जी। और दूसरी बात है कि आप जो कह रहे हैं कि कम्युनिटी हॉल, अब धीरे धीरे क्या लैंड का स्कैरसिटी हो गया, ये 30-40 साल पहले जो ले लिए, अब नया एक प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरे बात, नया परचेज करके कॉस्ट इज सो हाई, उसका एक फाइनेंशियल मॉडलिंग हो नहीं पाता है। दूसरी बात, और कम्युनिटी हॉल हो गया, किराए में मिल जाता है, आजकल आउटसोर्सिंग का चल चुका है, तो सस्ते में मिल जाता है, तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं आती है जी। तो अब इसलिए धीरे धीरे काम कर रहे हैं, काफी हो रहा है। और आपने जो बोले कि जैसा डॉक्टर साहब, मैं अकादमी की बात कर रहा था कि जिस तरह की और राज्यों के लिए जो दिल्ली में लोग रहते हैं, दिल्ली के आसपास के लिए होते हैं, वहाँ की भाषा, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य के अनुवाद के आदान प्रदान के लिए दिल्ली सरकार की अकादमी है। जैसे मैंने अभी आपसे पूर्व में कहा कि भोजपुरी अकादमी है, मैथिली है, सिंधी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, कुमायूं है। तो इसी तरह एक उड़िया भाषा के या उड़िया की साहित्यकारों के लिए या उनके जो श्रेष्ठ साहित्य उसके आदान प्रदान के लिए एक उड़िया अकादमी भी होनी चाहिए। एक तो सेंट्रल का एक साहित्य अकादमी जो है दिल्ली में बिल्कुल, उसमें एक डिवीजन है, मैं काफी जाता हूँ, तो वहाँ पे उड़ीसा का अलग अलग बुक ट्रांसलेट करते हैं जी। और आपको पता होगा कि उड़ीसा ज्ञानपीठ अवार्ड प्रतिभा राय मिला है, पहले भी बहुत पहले 4 को मिले हैं। तो ऐसा उड़िया भाषा और लिटरेचर बहुत स्ट्रांग है जी। हो सकता है कभी कभी ये कंपटीशन में कभी किसी का थोड़ा नीचे हो जाए, कभी ऊपर हो जाता है, ये तो रहता ही है बिल्कुल। और एकेडमी डेफिनेटली अपना उड़ीसा कल्चर का प्रमोट करने के लिए, लैंग्वेज प्रमोट के लिए काफी कर रहे हैं। और हो सकता है आप जो पर्टिकुलरली एक जो विषय कर रहे हैं, अभी कोशिश करेंगे डेफिनेटली, अपना कोशिश में सक्सेस मिलता है जी। और ये चलता रहेगा जारी डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, इसी बीच मैं आपसे और इस आपके साक्षात्कार को आगे बढ़ाता हूँ। जिस तरह आप इस सेवा में आए और आज भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में आप संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं, बहुत बड़ा मंत्रालय है, पूरे भारत को देखता है पंचायती राज को। आप क्या संभावनाएं देखते हैं? आप जहां जब बैठे हैं उससे पंचायती राज की आप क्या संभावनाएं देखते हैं? पंचायत राज एक्चुअली हमारा, आप जानते हैं, बड़ा एंशिएंट है हमारा इंडियन सिस्टम में, पहले ही था। गांव में स्वराज कंसेप्ट, इवन अपना जो बाल गंगाधर तिलक का स्वराज में बर्थ राइट, उसी से उभरा है बेसिकली, अपना सेल्फ गवर्नेंस। और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो 1949 में बन के 1950 में अपना एडॉप्शन हुआ था, उसमें भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये पंचायत राज सिस्टम लिखा गया। लेकिन ये कानूनन और कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल कंसेप्ट और जो बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में डाला गया 1993 में, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में। 73rd लोकल रूरल पंचायत और 74th अर्बन बॉडीज का जी। तो उसमें उसके बाद जो बनी, उसमें पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर 3 टायर पंचायत बनाना, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत जी। 20 लाख पॉपुलेशन जहाँ पे है, और 20 लाख का कम है तो गोवा और अपना सिक्किम में जैसा है कि वो 2 टायर स्ट्रक्चर है जी जी। और नॉर्थ ईस्ट में कुछ बोलते हैं ऑटोनोमस काउंसिल बोलते हैं जी जी। ये अपना 3 टायर सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। पंचायत राज का एक कैनवास बहुत बड़ा है ऑल ओवर इंडिया, इवन अपना यूनियन टेरिटरीज में भी है। अब 2 यूनियन टेरिटरी शायद लोकल रूरल पंचायत नहीं है कि चंडीगढ़ और दिल्ली सारे अर्बन हो गया जी जी। और ये सारे पूरा भारत में फैला हुआ है। और पंचायत का भी रेगुलर इलेक्शन होते हैं 5 साल में, उसमें सरपंच और डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट और ब्लॉक प्रेसिडेंट बोलते हैं जी। और जो पंचायतों का अभी क्या डायरेक्ट फंडिंग शुरू हो गया, क्योंकि ये 14 वित्त आयोग और 13 वित्त आयोग से एक अलग का सेंट्रल का जो फंड डिवोल्यूशन बोलते हैं, तो 14 वित्त आयोग 2015 से 2020 तक जो था, उसमें लगभग 2 लाख करोड़ पंचायत को गया जी। अभी ऑलमोस्ट 2.38 और 3.4 लाख करोड़ पंचायत को जाएगा जी। अगले जो 50 अगली जो योजना 2021 से हुआ, इंटरिम तो 2020-21 से था, उसमें 17 करोड़ गया था जी। लेकिन अभी 2021 से 26 तक जो नया आया है रिपोर्ट के बारे में, तो पंचायत में काफी फंक्शंस हैं। अपना कॉन्स्टिट्यूशन में एक 11th शेड्यूल बोलते हैं जी। तो उसमें 29 सब्जेक्ट्स है पंचायत को देना जी। तो उसमें काफी लगभग दिए हुए हैं, कुछ जगह हो सकता है कुछ
इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लेकिन काफी डिवोल्यूशन हो गया है। फिर सरपंच का एक अलग आइडेंटिटी बन गया है, क्योंकि वो सरपंच एक प्रधान होता है, कुछ मुखिया भी बोलते हैं जी। और उसको फाइनेंशियल पावर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्लस उसका एक कम्युनिटी लीडर कंसेप्ट से आके उभरता है जी। तो उसके बाद पंचायतों में डिजिटाइजेशन हो गया काफी, उसका रिकॉर्ड डिजिटाइज हो गए, अकाउंटिंग डिजिटल हो गए, पेमेंट डिजिटल सिस्टम हो गए, उसके बाद प्लानिंग होता है, उसके बाद जो भी बनाते हैं उसका जियो टैगिंग करके हम लोग पब्लिक वेबसाइट में डालते हैं। तो ये काफी रिफॉर्म्स आए हैं। जी जी। अभी वहाँ का पंचायत ऑडिट का भी ऑनलाइन हो रहा है अभी, और एक नया स्कीम और स्वामित्व स्कीम बोलते हैं, जो गाँव में रहते हैं, घर में जो रहते हैं, उसका जमीन का ना पट्टा ना कुछ था, अभी वो ड्रोन सर्वे करके उसका पट्टा देना शुरू कर, जो जहाँ पर रह रहा है, जो जिसके अधिकार क्षेत्र में, उसको उसका ड्रोन सर्वे मालिकाना हक दे दिया मालिकाना हक दिया जाएगा। ऑलरेडी 40-50 हजार गाँव में हो चुका है जी। तो सारा भारत में फैलेगा। तो उसके बाद ये एक फायदा क्या होगा कि एग्रीकल्चर लैंड तो ये पट्टा था, तो बैंक में लोन लेने के लिए गिरवी रखता था, तो घर जो रहता था उसके गिरवी हो नहीं पाता क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था। तो ये होने के बाद बैंक का लोन हो सकता है, कोई बेचना खरीदना भी आसान हो सकता है क्योंकि प्रॉपरली सिस्टम हो जाएगा। अब उसको भी उसका वैल्यू महसूस होगा, अभी पता नहीं चलता क्या वैल्यू है। बिल्कुल जैसा शहरों में होता है फ्लैट खरीदो कि इसका वैल्यू होता है जी, तो यहाँ पे गाँव में भी एक फायदा होगा। तो गाँव में पंचायतों में काफी एक जो कटिंग लेस लेवल जो बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन होता है, अभी पंचायत में हो रहा है जो भी है। अभी जैसा हर घर में जल नल बोलते हैं, उसके बाद स्वच्छता हुआ, जैसा ओडीएफ फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री गांव घोषणा की गई कि टॉयलेट हो जी। और दूसरी बात वाटर कंजप्शन कंसेप्ट हुआ कि तालाब ठीक करो, कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज ठीक करना है। तो काफी सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो शहरों की सुविधा है गांव में मिलना चाहिए। ये अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति जब थे पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज रूरल एरिया बोल के शुरू हुआ था, ये हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रगति कम है, इतना ज्यादा समय लगेगा बड़ा देश है। अपना इंडिया का जो क्राइसिस है कि अर्बन माइग्रेशन, अर्बन में जो ओवर पॉपुलेटेड हो गया तो रूरल एरिया में फैसिलिटी मिलेंगे तो गांव में रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो है जैसा विदेशों में अमेरिका में शहरों को ही रहना चाहता है, वो गांव की तरफ जाता है। बिल्कुल, लेकिन अपना इंडिया में उल्टा है। तो ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा प्रगति करने से लोगों को आसान मिलेगा। गाँव में अच्छा स्कूल हो, गाँव में आसपास हॉस्पिटल हो, गाँव में सारी सुविधा हो। अभी डिजिटल में तो मोबाइल नेटवर्क और ये जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं वो भी गांव के सोने कोने तक होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसी बीच एक सवाल और एक पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से आप देख रहे हैं देश और दुनिया की स्थिति, आपने अभी एक बीच में बात हो रही कि आपने एक अपना व्यक्ति का नंबर उन आम लोगों के लिए जिनको किसी भी तरह की कोई परेशानी है उनको जारी किया हुआ है। बहुत सारे कॉल आपको आते होंगे, आपसे सलाह के लिए, आपसे परेशानी के लिए। आप कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं? ये मैंने रहा है कि जो एक्चुअली हमारा इंडियन सिस्टम है, बॉटम मोस्ट को जनरली कोई कदर नहीं करता है जी। तो मैंने ये देखा कि एक तो ऑफिस जा नहीं पाते हैं, ऑफिस को किसी बात करना है मुश्किल होता है, ऑफिस में नीचे से उसका कोई चपरासी बोलता है आप नहीं आ सकते। तो मैंने जहाँ पोस्टिंग रहा, स्पेशली दिल्ली में, अलग पुणे में था, केरला में था, कि उड़ीसा में जहाँ भी हो, तो मेरा ऑफिस सारे के लिए स्वागत है। जो कोई भीख मांग रहा है, कोई डिसेबल्ड है, कि वो दिव्यांगन है, कोई विधवा औरत है, कोई भी आता है मेरे ऑफिस में आता है और मेरे साथ चाय पीते हैं, क्योंकि उसमें एक दोस्ती बनती है और मेरे सामने ही बैठते हैं। कभी मैंने अपना ऑफिस में ऐसा कभी ये कि मत आओ ऐसा कोई बोर्ड लगाया नहीं, मैंने चाय पीने लगाया। तो आते हैं, उसके बाद बात होती है। उसके बाद काफी लोगों का अलग अलग समस्या है, क्योंकि अपना दिल्ली में जैसा रास्ते में आप भीख मांगना बंद करेंगे तो बंद नहीं होगी। बिल्कुल, उनको ऑल्टरनेटिव कोई कुछ करना है, क्योंकि आप उसको रिहेबिलिटेशन नहीं करेंगे, कुछ ऑल्टरनेटिव जॉब नहीं देंगे, कि कोई बिजनेस नहीं कराएंगे तो फिर भीख मांगते रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने काफी दिल्ली में स्पेशली जो बेगर्स आते हैं, डिसेबल्ड आते हैं, उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाओ, आधार कार्ड बनाओ, बैंक अकाउंट करो, उसका थोड़ा बहुत उसका बिजनेस का एक लाइन लगा दो, स्ट्रीट साइड वेंडर हुआ, ये हुआ। अभी तो मेरी खुशी हुई कि जो यहाँ पे एक यूपी का बंदा था और वो थोड़ा डिसेबल था, पोलियो पेशेंट था, उसने अभी बेगिंग छोड़ के अपना बिजनेस किया दिल्ली में जी, पैसा जमाया और अभी गांव में वो सरपंच कॉन्टेस्ट कर रहा है इलेक्शन। अच्छा, इस बार के जो चुनाव होने वाला आने वाला है, तो मैंने पूछा, मैं बोला बहुत ही अच्छा है, हाँ आप रियली कॉन्टेस्ट करो और शायद भी जीत जाए, क्योंकि काफी लोग उसको पसंद करें कि अपने मेहनत से आपने खड़ा हुआ है। और मैं उस तरह का इस तरह का सक्सेस मॉडल जो वो, तो लोग फिर बहुत अच्छा ये बेगिंग छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने बेगर्स को पूछा भाई ये क्यों करते, बोलते मजबूरी है, क्या करें। और ये
अपना भीख मांगना भी अपना घर से जहाँ रहते हैं वो 15-20 किलोमीटर दूर करते हैं। हाँ, हाँ। तो मैंने बोला ये क्यों करते हो, बोलता नहीं सर हमारे बच्चे तो यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं बोला ये बात सही है, क्योंकि उनको लगता है कि शर्म की बात है। तो ये डेफिनेटली अपना एक लेवल 1-to-1 कंडक्ट करेंगे और मेरा विश्वास है जी, क्योंकि जितना इंडिया में ऑफिसर्स हैं, इवन 10 आदमी बेगर्स को रेगुलेट कर दिया, अपना इंडिया में बेगिंग खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन हो नहीं रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत बिल्कुल। बड़ी लेकिन जैसे ये जो फोन जो आप जारी करते हैं अभी भी, तो इस फोन से बहुत सारे फोन आपको आते होंगे। ये मैं तो सबको विजिटिंग कार्ड दिया हूँ। हाँ, हाँ। मैं पूरा मैंने भी देखा है बहुत सारे लोगों का विजिटिंग कार्ड दिया है। ये विजिटिंग कार्ड एक तो है कि काफी लोग बोलते हैं सर ये विजिटिंग कार्ड में काम करा लेता हूँ। हाँ। मतलब बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। कभी कभी उन लोग खुद ही अपने मतलब इनिशिएटिव से करा लेते हैं। बिल्कुल। और मेरे को फोन करते हैं, मैं रेगुलरली उनको भी बात करते रहता बिल्कुल। हूँ। और इनको एक रहता है कि एक बात भी कर लीजिए, उनका मन का सेटिस्फेक्शन उत्साह बढ़ जाता है। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सका हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कुछ हो नहीं पाती है। और लेकिन जो छोटे मोटे काम है, जैसे बताया आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, और इनका बैंक अकाउंट खोल दिया, कुछ जो मांग रहे थे वो अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखे, जब कोरोना में प्रॉब्लम हुई तो बैंक से वापस रखे, उनका जीवन अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। बिल्कुल। तो कुछ लोग मैं बैंक अकाउंट खोला तो कुछ लोग मैं खुद अपना तरफ से हेल्प करना तो डिजिटली ट्रांसफर कर पाए। जी, तो भी उनको समझ में आया बैंक अकाउंट कितना महत्व है। बिल्कुल। अदर उनको रहता था कि कैसे करें। और दूसरी बात और एक है कि जो अपना अंत्योदय बोलते हैं, अंत्योदय को जो आदमी हेल्प नहीं कर सकता है तो अपना जिंदगी का सार्थक कोई नहीं है। बिल्कुल। और ये रोनाल्ड रीगन आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम सुना बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। उसने बोला था कि हर आदमी, सब आदमी को मदद भले ना कर सके क्योंकि लिमिटेशन होती है, उसका भी टाइम कैपेसिटी और कुछ इनिशिएटिव है, लेकिन एक आदमी को जरूर एक दिन में कर सकता है। तो मेरा उस फिलोसफी मैं करता रहता हूँ जो मेरे सामने आए। और ये पॉसिबल नहीं को दिल्ली में जितना बेगर्स हैं कि उड़ीसा में कितना बेगर्स है मैं सबको अप्रोच ना कर सकूं, लेकिन मेरे सामने जब आ गया नजर मैं कुछ ना कुछ मैं उसके लिए करता बिल्कुल कर दूं। नहीं, आपकी इस बारे की बहुत सारी जगह चर्चा होती है कि आपकी सहज उपलब्धता, जो व्यक्तित्व है, कई बार हम जब बाहर सुनते हैं और देखते हैं कि किसी भी तरह के कार्यक्रम में आपकी बड़ी सहज उपलब्धता होती है। इस बात के बहुत लोग कह रहे हैं, जो कि अगर देखा जाए तो मैं आपके सामने इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर इसी मॉडल को, जिस तरह से आपसे चर्चा हो रही थी कि भाई हम क्या कर सकते हैं किसके लिए, या अपना नंबर जारी करना, या जिस तरह से आपने उस समय बताया कि जब आप वहाँ CMD थे केरला में, तो आपने प्रॉपर बस में यात्रा की, प्रॉपर लोगों से आप मिले। तो ये जो ज़मीनी जो सारी चीज़ें हैं, अगर हमारे ब्यूरोक्रेसी के सारे लोग भी, सारे नहीं तो मैं कहता हूँ 25% भी, मुझे ऐसा लगता है, तो बहुत सुधार देखने को मिलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद अगर 25%, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% हमारे ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं वो कल हैं, तो 25% भी अगर हम लोग इसी मॉडल पर, जिस मॉडल पर आप काम कर रहे हैं, सहज उपलब्धता, सरल व्यक्तित्व, अपना फ़ोन नंबर जारी कर देना, प्रॉपर जैसे जो लोग जैसे जी रहा है उसके जीने की हकीकत को जानना, काम की हकीकत को जानना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी हमारी समस्या हल हो जाएगी। अब चूंकि डॉक्टर साहब हम आपके साक्षात्कार के अंतिम चरण में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और आपसे काइंड वर्ड्स के लिए मैं आभारी हूँ। जी धन्यवाद। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि देश के समस्त युवाओं को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या UPSC में जाने का सपना देखते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या संदेश है? एक तो युवा लोग जो है बहुत ही अपना इंडिया में बहुत, क्योंकि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत परफेक्ट सिस्टम है और काफी अपना मेंटल और जो करता है काफी स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि अपने देखेंगे अपना मैथमेटिक्स हुआ कि साइंस हुआ कि और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, ये विदेशों में भी काफी चर्चा हुई, जो इंडियन सिस्टम है काफी स्ट्रांग है जी। और युवा का एक है कि अपना जो इंटरेस्ट है उसको डेफिनेट कंटिन्यू करिए, नो डाउट। लेकिन कभी कभी होता है कोई सोचता है कि मैं नौकरी ना हूँ, कोई बिजनेस में करने जाऊँ, तो उसमें एक एंजॉय करना चाहिए। मैंने देखा क्योंकि काफी लोग एंजॉय नहीं करते हैं, जबरदस्ती करने से होता नहीं है कभी, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेशन जो बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन अपने अंदर से जब तक नहीं होगा वो होगा नहीं। दूसरी बात, जो ग्रेजुएट कर लिया है, बिना ग्रेजुएट में तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इंजीनियरिंग सर्विस है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट चाहिए, उसके बाद तो कुछ मेडिकल सर्विस है उसको मेडिकल डॉक्टर चाहिए, इकोनॉमिक सर्विस में इकोनॉमिक सब्जेक्ट होना चाहिए, और अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सिविल सर्विस में कोई भी ग्रेजुएट अपियर कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है और उसमें कोई डिवीजन की जरूरत नहीं है, ओनली कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया का पास होना चाहिए, उसमें बेसिक क्वालिफिकेशन। और सिविल सर्विस का कंसेप्ट है थोड़ा
लॉन्गर ड्यूरेशन पढ़ना है, उसका अपना पूरा सब फंडामेंटल क्लियर करके और बहुत बड़ा फास्ट नॉलेज को अपना दिमाग में बैठाना है। और रटने से होगा नहीं, क्योंकि ये चीज रटने वाली चीज है नहीं। थोड़ा बहुत रटना होता है क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ज्यादा रटेंगे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको पूरा एकदम ब्लैंक हो जाएंगे जी। दूसरी बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कहते हैं वो कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस जरूरत है। कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहिए और अपना परसिस्टेंट रहिए, उसको करते रहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि ग्लैमर है, लेकिन कभी कभी बाद में आएगा कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा तनख्वाह मिलता है, सिविल से ज्यादा पैसा, तो ये अपना पहले ही समझना चाहिए भाई मैं क्या करना चाहता हूँ। बिल्कुल। ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ तो प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट करिए और कुछ और करना है कि बिजनेस अपना करिए। यहाँ पे आपको ठोकर तो खाना ही है, क्योंकि पोस्टिंग अलग अलग जगह होती है, ट्रांसफर होती है, अलग सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पब्लिक को इंटरेक्ट करना पड़ता है। डेफिनेटली कुछ गाली भी देंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, मीडिया भी आपको कभी कभी ये प्रशंसा भी करेगी, कभी खूब गाली भी देगी। तो ये आपका बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ज्यादा ईगो रखेंगे, ज्यादा एरोगेंस रखेंगे तो सिविल सर्विस नहीं टिक सकते हैं। दूसरी बात है, आपको जो सिविल सर्विस का एक जॉय अलग है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में काम करने मिलता है। दूसरी बात है, और एक है अलग लोगों को मिलने का मौका मिलता है। तो ये एक अपना मनोधारा की मनोभाव रखेंगे तो सिविल सर्विस सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका चिंताधारा जो अपना बॉडी लैंग्वेज भी सिविल सर्विस इंटरव्यू में पकड़ा जाता है जी। अब अच्छी तरह से जो सोच रहे हो वो बोल नहीं रहे तो फिर वो उसको बॉडी लैंग्वेज और जो आप सोच रहे हैं सब बहुत फर्क पड़ता है। क्रम होना चाहिए, पूरा क्रम होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं सोसाइटी में जी। और दूसरी बात और एक है, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि हर आदमी अपना सुटेबिलिटी पहले सोच लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जी। लेकिन जो काम में करेंगे इंडिया में बिजनेस करने का भी एक बहुत माहौल होना चाहिए, क्योंकि हमारा जनरली कंसेप्ट, हमारा कल्चर बिजनेस नहीं रहा, नौकरी ढूंढने का रहा जी। लेकिन बिजनेस करने भी को होना चाहिए, क्योंकि अब जो अच्छा सक्सेसफुल हो गया तो आप सिविल सर्विस को भी अपना अंदर नौकरी लगाएंगे। बिल्कुल होता है, काफी लोग होते हैं बड़े बड़े आजकल बिजनेस उद्योगपति, हमारा सिविल से रिटायर्ड वाले वहीं पे उनके अंदर नौकरी करते हैं। बिल्कुल। तो ये रहता है, बिजनेस करना भी चाहिए, तो ऐसा कोई बात नहीं, सिविल सर्विस खाली एक ही है, लेकिन जो आपने ठान लिया उसको डेफिनेटली हासिल करने के लिए एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए जी। बीच में जो दो पैर हैं, दो नाव रखेंगे तो डूबेंगे ही जी जी। तो ये एक होती है, एटलीस्ट अप टू 25, 26, 27, 8 ईयर तक आप कोशिश करना चाहिए कुछ अच्छा तरह करूं। और ये मैं भी रहा, और आगे भी आपको चैलेंज मिलेगी, ऐसा नहीं कि लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं, इट इज लॉट ऑफ थॉर्न्स, आगे पीछे रहेगा। और मैं ये कोऑपरेटिव फील्ड में रहा, जैसा कोऑपरेटिव डेयरी कोऑपरेटिव में रहा, तो वहाँ पे भी एक बड़ा बिजनेस मॉडल होता है, क्योंकि आप डेयरी फार्मिंग करेंगे तो मैं काफी दोस्तों को प्रमोट किया, बहुत अभी रियली उनका सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल रहा जी। डॉक्टर साहब, इसी बीच एक बहुत छोटा सा सवाल और ले लेते हैं कि आपकी 91 से अब तक की जो प्रशासनिक सेवा है, आप अपना कौन सा काल या कौन सा समय आप स्वर्ण काल मानते हैं? ये मैंने जो ऑलमोस्ट 91 में ज्वाइन तो किया, लेकिन 2 साल ट्रेनिंग होता है, तो हमारा एक्चुअली फिजिकल वर्क लाइफ शुरू हुआ 1993 से हुआ जी। दिसंबर से हम लोग उस टाइम तो एजुकेशन हुआ था, मंडल कमीशन लीड थोड़ा हुआ था, एग्जाम लीड ज्वाइन किए भी थे जी। तो ऑलमोस्ट 28 साल में मेरे को सबसे रियली जो एंजॉय किया, मैंने जो मिल्क फेडरेशन का एमडी बना जी। और उसको प्रॉफिट करवाया, और उसमें मेरा डेयरी फार्मर के साथ जो डायरेक्ट रिश्ता बन गया, और मैं फार्मिंग कम्युनिटी का जो तकलीफ है, उनका जो समस्या है, मैं समझ में आया जी। तो बेसिकली मैं अभी भी कहता हूं कि ये फार्मिंग जो फार्मर्स है उनको स्किल लेबर स्टेटस दिया जाए। ये मैं उसी टाइम से 2007 से ही लड़ रहा हूं, अभी तक सक्सेस नहीं मिला। मैं अलग अलग तरीके से इवन हाईएस्ट गवर्नमेंट का फंक्शनरी को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में बोल चुका हूँ ये होना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स को एक सोशल स्टेटस भी बहुत बड़ा जरूरी है जी। क्योंकि आप देखते होंगे फार्मर्स अनाज उगाते हैं, लेकिन उनको जो पैसा मिलना लेना देना वो अलग बात है, लेकिन सोशल स्टेटस भी बहुत बड़ी जरूरी है, क्योंकि आप जब तक सोशल स्टेटस देंगे नहीं तो जनरली उनका मन में एक रहता है कि भाई हमको पूछते नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी अपना एक आपने सुने होंगे मैस्लो हायरार्की बोलते हैं, हायरार्की, उसमें सबसे बड़ा ऊपर है सोशल नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो सोशल नीड फुलफिल होगा आदमी इतना मोटिवेटेड रहता नहीं। उसके बाद मेरे को रहा पुणे में 3 साल का, जो मैं कोऑपरेटिव फील्ड में था, जो मैं एकेडमी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था जी, नेशनल इंस्टीट्यूट कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में। मैं वहाँ पे अलग कंसेप्ट एक किया कि जो मेरा सराउंडिंग है, बड़े बड़े उद्योगपति थे, पुणे तो उद्योगपति के नगर है, तो उनका जो रिश्ता बना, तो उनको मैं इन्वाइट करता था। बोलते हम 25 गज दूर थे, लेकिन 25 साल आपका कैंपस आने लग गया, और बोलते थे अभी भी मेरा बोलते हैं कि आप ही का नाम आप है, अगर कोई उनको बुलाता भी नहीं था। बिल्कुल, और उसमें काफी स्टूडेंट को फायदा हुआ, कोई जॉब्स में हुआ, कोई मेडल स्पॉन्सर कर रहा है, कोई कल्चरल फंक्शन में आ रहा है, कुछ नए
ड्रामा दिखा रहे हैं, कोई स्टूडेंट लोग भी बहुत अच्छा हुआ क्योंकि एकेडमिक एक्टिविटी खाली पढ़ाई नहीं है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अलग अलग रुचि का भी डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद मैं पंचायत राज में आया, मेरा ये पर्टिकुलरली जो टेम्परामेंट को बहुत सूट करता है क्योंकि पंचायत राज में जो रूरल एरिया जो कनेक्शन होती है और उसमें बहुत तो मेरा रहा कि 3 लेवल में मैंने, और दूसरे बात मैं कालीकट में जब कमिश्नर पुलिस था उस टाइम हुआ था कि एक बहुत बड़ी दर्दनाक हुआ था कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी एक पेशेंट का रेप हो गया। वो बड़ा बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था कि बड़े बड़े आए, नहीं ये गलत है, रेप नहीं हुआ, कुछ हो रहा है। तो उसके बाद मैंने उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेट में लेके वो एक्यूज को पकड़ा, उसको 10 साल का सजा हुआ था उस टाइम मैक्सिमम जो बोलते हैं कस्टडी रेप में, और वो औरत को 50,000 कंपनसेशन दिलवाया मैंने उस समय मैं 2002 के बात कर रहा हूँ जी। और उसके बाद उसका रिहेबिलिटेशन जॉब में कराया, और ये मेरा उसके बाद अभी तो काफी दिन में उसको बात नहीं पाई, लेकिन जो उस टाइम मेरे को बोला था कि जब मैं छोड़ के आया कालीकट ट्रांसफर हुई थी, मैं मिला था उसको, बोलते कि सर आप ही थे जो मेरा बात सुने थे, और बाकी लोग मेरे विश्वास ही नहीं करते थे। बिल्कुल। जो बलात्कार होने के बाद भी एक औरत के बाद विश्वास ना करो तो कोई प्रॉब्लम है। इवन डॉक्टर्स लोग उसको खुंदक निकाले, बाकी मीडिया भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किए, लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल हो जाता है तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो मैं उसके साथ खड़ा रहा। और मेरा ये डेफिनेटली एक जो है, और उसी चक्कर बाद में मेरे को आईटी कानपुर का एक डिस्ट्रिक्ट अलुमनी सत्येंद्र इसी बेसिस में मिला था जी। क्योंकि पब्लिक सर्विस जो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी है और मिला। और उसके बाद मैंने अपना एनआईटी नागपुर का भी 2019 में भी डिस्ट्रिक्ट अलुमनस अवार्ड मिला। ये मेरा सिलसिला रहा। समाज तो सेवा खाली कहने से नहीं होता, थोड़ा बहुत करना भी और डेमोंस्ट्रेट करना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक चीज और पूछ रहा हूँ कि कभी मन में ऐसा नहीं लगता, जैसे आप इतने सरल तरीके से रहते हैं, हम सारा हमेशा आप देखते हैं, जैसे मैं भी आया या हम लोग सब कभी आपके ऑफिस जाते हैं तो कोई रोक टोक नहीं, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं, कभी ऐसा नहीं लगता कि आपके जो बैचमेट या आपके जो साथी आपसे कई मामलों में बहुत आगे हैं, कई बार ऐसा नहीं लगता आपको कि कहीं कुछ छूट गया है? एक्चुअली कहते हैं ना, जो आदमी का इंटरनल सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। जी। आप कंपटीशन में रहें, कौन ऊपर निकल गया कौन पीछे रह गया तो कोई फायदा नहीं, अपना अशांति होगी। बिल्कुल। दूसरी बात, जो मेरा लाइकिंग है, हो सकता है कोई लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे होंगे, लेकिन मेरा ऑफिस में भी मेरे अगेंस्ट में शिकायत हो गई थी। ये पंचायत राज मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर भी हूँ, बैठा हूँ, मेरा पर्सनल स्टाफ मेरे अगेंस्ट में खिला कर देखिए वो ये भिखारी लोग मेरे ऑफिस में क्यों आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा कोई कपड़ा थोड़ा बदबू मार रहा हो, जो भी है, लेकिन आप मानेंगे नहीं मानेंगे, मैंने ये भिखारी को कभी बोला नहीं कि भाई आप साफ सुथरा हो। बिल्कुल। लेकिन पहले जब आया ठीक है, थोड़ा बहुत रहते थे, लेकिन दूसरा तीसरा बार जब आया वो बड़ा साफ सुथरा है। उसके बाद मैंने पूछा भाई ये कैसा आपका, बोलते हैं सर आपका ऑफिस में हम कैसे गंदा आ सकता है। बिल्कुल। तो ये जो चेंज हुआ उनके में, वो सबसे ज्यादा एक्चुअली सराहनीय है। अगर मैं बोलता हो करवाता वो सही नहीं है, वो अपने मन में खुद ही आए कि चेंज हो गया। मैं ये क्यों कहेगा तो उनको इंसल्ट फील होता है। बिल्कुल। लेकिन उनको खुद ही महसूस हुआ कि जब आ रहे हैं तो ऑब्वियसली साफ होना चाहिए। वो इसी तरह का हमारा सोसाइटी में भी जो चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल। स्वच्छता मतलब नहीं है कि कोई बोल दिया स्वच्छता करो, हाँ, उसको अपना आप भी थोड़ा सा अपना आप करो। और दूसरी बात महसूस होना चाहिए, गंदा करना मतलब मेरे को सबसे बड़ा गिल्टी कंसर्न है, मैं गंदा ना करूं। बिल्कुल। ये जरूरी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। एक चीज बस मैं साक्षात्कार के बिल्कुल अंतिम प्रश्न के दौर में हूँ, एक चीज जो बड़ी बेबाकी से आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा नहीं लगता कि कोई सपना छूट गया, या ऐसा कौन सा सपना है जो आप भारत के लिए देखना चाहते हैं? नहीं, ये तो है कि जैसा उद्योगपति मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद बिजनेस कोशिश की थी, और ये आप इंडिया के इसलिए मैंने शुरू बताया था कि घुसखोरी उस टाइम में थोड़ा पेट्रोल पंप बस करने की सोची गया था। मेरे को उस टाइम आई थिंक 86 में ही 50,000 घुस उस टाइम था कि ऑयल कोऑर्डिनेशन कमेटी उसका एक रहते थे, तो घुस लेके मैं तो दे नहीं पाया क्योंकि इतना मैं मेरी हो नहीं, तो मेरा लाइनअप चेंज हो गया। बिल्कुल। तो दूसरे बात एक तो मेरा है, लेकिन मैं रिटायरमेंट बाद फिर दोबारा मैं बिजनेस में कोशिश करूंगा, सक्सेस हो ना हो, लेकिन मेरा जो पुराना है कि बिजनेस करना चाहिए, जो मन में सोचा है कि एक सपना है। अभी तो सर्विस लाइफ में नहीं कर सकते जी, लेकिन रिटायरमेंट बाद मैं डेफिनेटली अपना ओडिशा में की और जो भी जगह जितना भी पॉसिबल हुआ मैं बिजनेस करूंगा डेफिनेटली। और उसका एक डेमोन्स्ट्रेटिव मॉडल होगा बिजनेस, ये मतलब सही तरीका है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, नया वैल्यू एडिशन करना, ये मैं करूंगा ही करूंगा। दूसरी बात और एक चीज है डेफिनेटली अपना हर टाइम एम्बिशन अलाइव रखना चाहिए। जी, एम्बिशन अलाइव, क्योंकि आप एम्बिशन
बंद कर दिए तो लाइफ में जिंदगी नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, मेरा पढ़ाई का इंटरेस्ट था। हाँ। मैंने काफी एमटेक करने के बाद एमबीए किया, फिर उसके बाद पीएचडी किया, फिर आगे मैं पढ़ता रहता हूँ। ये पढ़ाई का भी अलाइव रखना चाहिए। बिल्कुल। और ये काफी अभी मेडिकल रिसर्च हो रही है कि जितना पढ़ेंगे वो अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसंस डिजीज नहीं होता, अगर मेंटल अलर्टनेस बढ़ता है। तो ऑब्वियसली ये एकेडमिक ओरिएंटेशन भी रहना चाहिए, क्योंकि एकेडमिक का और पढ़ने का डर हो गया तो आदमी खत्म हो गया। हर टाइम स्टूडेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, आज के रूबरू इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे आदरणीय डॉक्टर संदीप पाचोसी जी। आप वर्तमान में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं और 1991 के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। आपसे आज बहुत सारे उन प्रश्नों के बारे में बात की जो अब तक अनछुए थे, बहुत सारे उन अनछुए पहलुओं पर बारे में बात की जो आज तक अनछुए थे। आज आपसे मुलाकात के बाद एक बार पुनः किसी अन्य शख्सियत के मुलाकात के साथ आपसे पुनः हाजिर होऊंगा। मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुभकामनाएं। नमस्कार।